फल, फ्रूट। तो दो तरीके की फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, तो एप्पल में जो हम लोग खाते हैं वो ओवरी वाली पार्ट तो उसमें होती ही है, मिड में जाके हम लोग थैलामस को खाते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रूट फॉर्मेशन में सिर्फ ओवरी का कंट्रीब्यूशन है, अगर सिर्फ ओवरी फल बना रही है, ऐसे फल को क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्या हुआ? फ्रूट विच हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर फ्लोरल पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर पार्ट या एनी अदर फ्लोरल पार्ट अलोंग विथ ओवरी, ओवरी के साथ किसी दूसरे हिस्से का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉल्स फ्रूट नाम देते हैं। अगर सिर्फ ओवरी से फल बने तो क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। और ओवरी के अलावे किसी दूसरे हिस्सा का भी कंट्रीब्यूशन हो तो क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल सबसे पहले लिखो एप्पल, ठीक है। सेब, स्ट्रॉबेरी सुना है? स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसमें ये भी फॉल्स फ्रूट है। आपके बुक में देखो एक और है, पियर, नाशपाती, ठीक है, कैस्यू, काजू, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब के सब फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? थैलामस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। फल बनने में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? थैलामस का कंट्रीब्यूशन होता है। थैलामस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉल्स फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान में रखना है कि दो तरीके की फल है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसके बाद अब हमें थोड़ा सा जानना है एक प्रोसेस, दैट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो ओवरी है वो पक करके फल बन जाती है ना। यानी डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई, सीड नहीं बनेगा, डायरेक्ट ओवरी पक के फल बन जाएगा। इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। ऐसी फल कैसी होगी? सीडलेस होगी, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड तो बनेगा नहीं। बनाना में ये इंड्यूस कराया जाता है, ठीक है, बनाना में, केले में। तो दो चीजें समझे, एक ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस और दूसरा पार्थेनोकार्पी। इसके बाद आगे देखिए, एक तो और भी इसमें चीजें हैं। सीड की दो प्रॉपर्टी, सीड की दो प्रॉपर्टी, बीज की। एक पहली बात, सीड में जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, सुसुप्ता अवस्था में रहता है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करता है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो इमीडिएट डिवाइड नहीं करता है। जैसे कि सपोज करो कि हमने खेतों में क्या उगाया? चावल, धान। तो धान के अंदर जो पूरा वो चावल है, व्हाइट वाला पोर्शन, वो एंडोस्पर्म है और उसी में एक एंड पर क्या है? एम्ब्रियो है। तो ऐसा है क्या कि धान कल तैयार करा करके ला के स्टोर किए और आज सुबह जो है उसमें से पेड़ निकल गया? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो खेती बाड़ी हो पाती क्या? नहीं होती। ऐसा कब होता है? जब उसका एक समय आता है, जब प्रॉपर उसको वाटर कंटेंट मिलता है, तब जाकर के ऐसा होता है, ठीक है। या मान लो कोई दूसरा बीज लाए और इमीडिएट उसमें से पेड़ निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी सीड होती है उसमें एम्ब्रियो कुछ देर के लिए सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। दैट इज नॉन एज डोरमेंसी। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? डोरमेंसी नाम देते हैं। तो सीड की दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है डोरमेंसी,
डॉर्मेंसी बोले तो इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण जो है वो इनएक्टिव रहता है, दैट इज डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्यों होती है? क्योंकि सीड में पानी रहता ही नहीं है, बहुत कम रहता है। ये कहना तो गलत है कि रहता ही नहीं है, लेकिन वो डिहाइड्रेशन की स्थिति में रहता है। कितना पानी रहता है? नीट का फेमस क्वेश्चन है, 10 से लेकर के 15% वजन से, जितना वेट है सीड का, मात्र उस वेट का बेटा 10 से 15% जो है वो पानी रहेगा। सीड में कितना पानी रहेगा? उसके मास के मात्र बोलो 10 to 15%, 10 से 15%। वहां पर पानी बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। यही कारण है कि वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। और चूंकि सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहती है, इसी वजह से एग्रीकल्चर संभव है, स्टोरेज एंड एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। इसी वजह से खेती बाड़ी संभव हो पाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग खेती बाड़ी सही से कर ही नहीं पाते। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके सीड की बहुत ही यूनिक है, एक डॉर्मेंसी कि वो इनएक्टिव स्टेज में उसकी एम्ब्रियो कुछ देर के लिए रहती है और उसमें पानी का कंटेंट बहुत कम रहता है, मात्र 10 से 15% रहता है उसके मास से। ये सीड की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से स्टोरेज और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी ये संभव हो पाती है। इसके बाद एक आपके बुक में पलटिए, एक बात लिखी हुई है पेज नंबर 38। देखो लिखा है, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। सीड का जब डिस्पर्सल होता है, सीड जब फल से बाहर निकलता है, पेज नंबर 38 नई किताब, ये पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में पेज नंबर 38 पे है, नई बुक में देख लीजिए। लास्ट टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। बुक नहीं ला रही हो, आज भूल गए। जिस दिन टिकट नहीं लेते हैं चेकिंग उसी दिन होती है, विधि का विधान यही है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस से ऊपर वाला ये टॉपिक है। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि बीज कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? बहुत सारा इसका रिकॉर्ड है। जैसे जनरली हम लोग 1 साल तक रखते हैं, 6 महीना तक रख लेते हैं सीड को, फिर पानी में डाल दो, उसके बाद पानी हल्का हल्का डाल दो, गीली मिट्टी में डाल दो, वो एब्जॉर्ब करता है पानी और फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। तो सीधा सा सवाल है, इसका एक रिकॉर्ड है, वेरी ओल्ड वायबल सीड, ओल्डेस्ट जो है लुपिन, लुपिनस आर्किटिकस, एक्सगेवेट फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा क्या है? टिम्बर लाइन के बाद, है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है, ये एक जगह है, एक जगह क्या है, ये वो क्षेत्र है जो कि लगभग आपको 90 के आसपास जो है डिग्री के बाद मिलता है। टिम्बर लाइन बोलते हैं हम लोग वहां, क्योंकि उसके बाद जो है इतना टेम्परेचर कम है कि मिट्टी पे सब दिन बर्फ वर्फ जमा रहता है और बहुत कम पेड़ उधर मिलते हैं। तो वहीं पर हमें एक सीड मिला है कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले। उसका नाम है, उस सीड के प्लांट का नाम है लुपिनस आर्किटिकस। रिकॉर्ड से पता चला स्टडी करने पे कि वो 10,000 साल पुराना सीड है। समझ में आ गई बात है? 10,000 साल पुराना, तो इतने दिन तक सीड वायबल रह सकता है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेंगे। और दूसरा, 2000 साल पुराना एक खजूर का सीड मिला है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा साइंटिफिक नेम है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था डेड सी, मृत महासागर के पास, किंग हेरोड्स के पैलेस हुआ करती थी किसी जमाने में, उसकी खुदाई चल रही थी। उसी खुदाई के दौरान ये सीड मिला, जिसका रिकॉर्ड है कि 2000 साल पुराना है, वायबल है, मतलब अभी उससे जर्मिनेशन हुआ है, हो सकता है। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड समझने की बात है कि सीड्स की जो वायबिलिटी है वो वेरी करती है। कुछ सीड्स 10,000 साल बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं, 2000 साल बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं। जिस तरह पॉलन ग्रेन की एक वायबिलिटी पढ़ाए थे ना, उसी तरह बीज की भी, सीड की भी एक वायबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियोनी, इसको उतारो पहले।
पार्थेनोकार्पी लिख लो, पार्थेनोकार्पी लिख लो। लिख लिया। चले लिखो लिखो जल्दी लिख ली। ठीक है, अब आगे चलो फिर लिख लेना। अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसमें, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या मतलब है? पहली बात, एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें गैमीट का बनना, गैमीट का फ्यूज होना, ये सब नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यूनिपेरेंटल है। दो अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं है। एपोमिक्सिस का एक और नाम होता है एगैमोस्पर्मी। क्या नाम होता है? एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस में सीड बन जाता है, डायरेक्ट सीड फॉर्मेशन, सीड बन जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चों क्या होता है? सीड बन जाता है, बीज बन जाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीड बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। ये तीन तरीके का होता है एपोमिक्सिस। आपके बुक में बस एक ही टाइप है, लेकिन ये तीन तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिप्लोस्पोरी। ठीक है, डिप्लोस्पोरी में देखो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल सुने थे? सुने थे। उसी तरीके से मेगा स्पोर मदर सेल सुने होंगे। हैप्लोइड होती है कि डिप्लोइड? डिप्लोइड। ओव्यूल के अंदर होती है? होती है। मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली बच्चों बिना किसी भी डिवीजन के डायरेक्टली ये इम्ब्रियो सैक में तब्दील हो जाता है। ये जब इम्ब्रियो सैक में तब्दील होता है तो निश्चित रूप से मियोसिस होनी चाहिए थी, लेकिन आश्चर्य की बात है मियोसिस नहीं होती है। मियोसिस नहीं हुई, मेगा स्पोर नहीं बने, डायरेक्ट इट कन्वर्ट इनटू इम्ब्रियो सैक। चूंकि बच्चा मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, इसीलिए इम्ब्रियो सैक भी कैसी होती है? डिप्लॉइड ही होती है। और डिप्लॉइड इम्ब्रियो सैक से डायरेक्टली क्या बनता है? इम्ब्रियो बन जाता है। डिप्लॉइड इम्ब्रियो सैक जो है उसमें एक भी तो डिप्लॉइड है। अगर इम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है तो उसमें एक जो है वो भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और ये डिप्लॉइड एक जो है डायरेक्टली क्या बना लेती है? इम्ब्रियो का निर्माण कर देती है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। ठीक है, तो यहां पर देखो इम्ब्रियो का निर्माण हो गया ना, भ्रूण बन गया। अगर इम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड। फिर ओव्यूल को क्या कहेंगे? सीड कहने लग जाएंगे हम लोग। तो ये है डिप्लोस्पोरी। सेकेंड मेथड इज एडवेंटिव इम्ब्रियोनी। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एडवेंटिव इम्ब्रियोनी। ये समझो, यही इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे सिलेबस में है। हालांकि नाम तो नहीं है,
लेकिन एनसीईआरटी घुमा फिरा के लास्ट में एक पैराग्राफ में लिखे हुए है। क्या लिखे हुए हैं ध्यान से सुनेंगे। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि न्यूसेलस जान रहे हो, न्यूसेलस की सेल, इंटीग्यूमेंट की सेल, ये सब में क्या होता है ना, न्यूसेलस चाहे इंटीग्यूमेंट, ये डायरेक्टली क्या करता है, बना लेता है एम्ब्रियो। कहीं कोई मियोसिस नहीं होगा, कहीं पर मियोसिस नहीं होगा, कहीं फर्टिलाइजेशन का कोई मामला नहीं, ना मियोसिस ना फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। अगर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया तो ओव्यूल को सीड बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है ना। तो दिस इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। याद रखना मैंगो में ऐसा देखने को मिलता है। और बोलो, साइट्रस फ्रूट, खट्टा फल, नींबू वगैरह, नारंगी वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। दैट्स द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्लियर हो गया मामला। तीसरा है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में क्या होगा, ये जो न्यूसेलस की सेल है या ये जो इंटीग्यूमेंट की सेल है, ये न्यूसेलस चाहे इंटीग्यूमेंट, ये डायरेक्टली क्या करेगी, एम्ब्रियो इस बार नहीं बना के क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। और उस एम्ब्रियो सैक में एक कैसा होगा, डेप्लॉइड होगा, क्योंकि न्यूसेलस क्या पढ़ाए थे, डेप्लॉइड। अब ये एक डायरेक्टली क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। तो यही तीन तरीके के होते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर है, इसको उतारो पहले, और पीछे यही बचा था ना, उतारो। और पीछे बच गया है, लिख लो जिसका छूटा है लिख लो।
अब यहां देखो इसका एग्जाम्पल, डिप्लोस्पोरी का एग्जाम्पल एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी फैमिली किसको कहते हैं? डेजी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली को, सनफ्लावर फैमिली। ठीक है। पार्थेनम का नाम सुने हो, गाजर घास, पार्थेनम इसमें ये देखने को मिलता है। और एपोमिक्सिस के बारे में एनसीईआरटी ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, कॉमनली सीन इन एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। एस्टेरेसी फैमिली में, सनफ्लावर फैमिली में, डेजी फैमिली में और ग्रासेस में ये पाया जाता है। ठीक है। उतारिए। नेक्स्ट है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी लिख लिया? अच्छा, पॉली इम्ब्रियोनी समझ लो फिर लिखना, लास्ट है इसका ये टॉपिक। देखो पॉली मतलब क्या होता है बताओ? बहुत सारा। इम्ब्रियोनी का मतलब इम्ब्रियो, कभी कभी किसी बीज में एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। प्रेजेंस ऑफ more than one embryo in a seed, more than one embryo in a seed। किसी भी सीड में एक से ज्यादा इम्ब्रियो का पाया जाना ही क्या कहलाता है? पॉली इम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सीड। जनरली सीड के अंदर तो एक ओव्यूल मान लो अगर है तो उस ओव्यूल में एक इम्ब्रियो सैक है, उसमें एक एग है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है कि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो है। अब ये कैसे होता है, इस एग्जाम्पल को गौर करो। ये जो एडवेंटिव इम्ब्रियोनी है, इसमें न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट बेटा क्या बनाता है? इम्ब्रियो। तो जरूरी है कि एक ही न्यूसेलस इम्ब्रियो बनाए?
एक से ज्यादा बना लेगी। यानी जितने एग्जाम्पल्स एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के हैं सब में पॉली एम्ब्रियोनी मिलने की अवश्य देखने को मिलेगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहली बात तो ये कॉमन रूप से पाया जाता है, कॉमनली सीन इन जिम्नोस्पर्म। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसमें ये बहुत ही आम तौर पर आपको मिलेगा। इसके बाद याद रखिएगा, सम जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी मिलता है, जैसे कि साइट्रस फ्रूट में मिल जाएगा, ये लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो सब इसमें आ जाएंगे। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी लीड्स टू पॉली एम्ब्रियोनी। जहां भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी अवश्य होगी। ये एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस उतारो।